पहले दो टाइप हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, यदि आपने वो कर लें, ताकि मैं जो अगला वीडियो डालूं। ये कैसे पढ़ते देखना है, मतलब जैसे अगर ये आता है क्वेश्चन में, तो ये ऊपर की वैल्यू के ऊपर जो डैश लगा होता है तो इसको क्या बोलेंगे, बार। इसको इस बार लाइन को कहेंगे। बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं? बार। अब इस लाइन को हम लगाते क्यों हैं, इस पर बात करते हैं। तो क्यों लगाते हैं? जनरली होता क्या है, जैसे कि कोई संख्या यदि किसी संख्या से हम डिवाइड करें, जैसे हम यही ले लें, 7 को यदि हम 9 से डिवाइड कर दें, तो 9 का जब हम 7 में भाग देंगे, हम लोग तो डायरेक्ट नहीं होगा, ये, 70 तो लगा यहाँ कर बचा क्या? 0 में से 3 दशमलव गया लगा 7, कर। तो यहाँ क्रॉस हो गई। अब यहाँ पे फिर से भाग नहीं जा रहा, तो हम शून्य लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब भाग देंगे, 9 7 63, फिर से इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ 7 आ गया, ये क्रॉस हो गया। अब फिर अब इसमें नहीं जा, मतलब ये रिपीट होता ही रहेगा साथ वैसे। साथ साथ ये हमेशा रिपीट ही होता जा रहा है। कोई एक ऐसी कंडीशन इसमें नहीं आने वाली कि ये क्या बोले, रिकरिंग की साइन है ना उस पे। रिकरिंग। ये सब ये तो वही साइन रही तो उसको ही कह रहे हैं, हिंदी में बार कह रहे हैं उसको, उर्दू में क्या बोलेंगे, बार ही बोलेंगे। कुव्वत नहीं, कुव्वत तो वो दो रहती है। हाँ, तो जो भी है मतलब बार, रिकरिंग, ऐसे तो वो बार बार मतलब वही आने वाला है, तो करके उसको इस तरह से लगाया जाएगा, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो जो भी ऐसी वैल्यू जो डिवाइड करने पर सेम वही आती जा रही है तो वो आएगी क्लियर है। बार। उसी प्रकार से जैसे यहाँ लगा है 5 2 4 के ऊपर इकट्ठा वाल लगा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब अगली संख्या आएगी, वो 5 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 4 आएगी, फिर 5 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 4 आएगी। मतलब ये भी शांत भिन्न नहीं है, कोई भी एक ऐसी कंडीशन नहीं आने वाली इस वाले में कि शेषफल 0 प्राप्त हो। और उसी प्रकार से यहाँ कि 2 5 2 5 2 5 0, हम बात की इसको करने के लिए क्या करें। सबसे पहले आपको चाहिए कि दशमलव के पहले अब सवाल क्या है कि निम्नलिखित को साधारण भिन्न से बदलिए। जो भी अंक लिखा है तो उसको सबसे पहले लिख लो। 0 लिखा है तो 0 लिख दिया हमने, ठीक है ना। क्योंकि अगर कोई संख्या होता तो उसका महत्व होता, 0 है तो 0 पर भी हमने क्या किया, इसको अलग कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे लगाते हैं हम बट्टे। जो अंक है चाहे बार लगा हो या बार ना लगा हो, पूरी संख्या पहले हम उसको लिख लेते हैं। 7 वैसे हमने तो 7 पे ही बार लगा है, इसलिए हमने उसको लिख लिया। अब यदि कोई ऐसी संख्या होती जिसमें बार ना लगा होता, तो कोई ऐसी संख्या इससे पहले होती जिसपे बार ना लगा होता, उसको हम इससे क्या कर देते, माइनस कर देते। क्योंकि इसमें कोई भी बार नहीं लगा, इसलिए कुछ भी माइनस नहीं करें। अगर 0 माइनस करेंगे भी तो कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर। इसके बाद नीचे गए, नीचे हमें क्या करना है, जितने पर बार लगा है उतने हमें 9 लिखना है। कितने बार लगा है, एक संख्या पर बार लगा है तो हमने 9 लिख लिया, 1 9 लिखा। यदि 2 पर बार लगा होता तो 2 9 लिखते, यदि 3 पर बार लगे हैं तो 3 9 लिखेंगे। अब इतने ऐसे कौन सी संख्या है जिस पर एक भी बार नहीं लगा, तो यहाँ पे तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं जिस पर एक भी बार लगा हो। तो कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसे के ऐसे लिख देंगे, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 7/9 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। मतलब पहले क्या लिखा है, 0, फिर कैसे सॉल्व किया उन्होंने, इसको एक्सप्लेन कीजिए। पहले ये 0 लिख दिए थे, हाँ, माइनस करना है 7 लिए पहले, उसमें से माइनस इसको जो किया है भी 0। बार नहीं लगे हुआ है वो माइनस करना है। तो यहाँ पे कुछ भी कोई भी नहीं है पास, इसलिए 0 माइनस कर दिया। हाँ, कोई भी नहीं है, वो और 3 के ऊपर बार है ना, 3, मतलब ऐसी कोई आगे ऑप्शन नहीं आगे है। होगा सर हाँ माइनस, मतलब इसमें नहीं है इसलिए। हाँ, और इसको 9 इसलिए लिए कि इससे इसका एक है कि जिसके ऊपर बार लगा उसका फॉर्मूला हाँ, इसमें कोई भी बार नहीं लगा, इसलिए कुछ भी माइनस नहीं करें। अगर 0 माइनस करेंगे भी तो कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर। इसके बाद नीचे गए, नीचे हमें क्या करना है, जितने पर बार लगा है उतने हमें 9 लिखना है। कितने बार लगा है, एक संख्या पर बार लगा है तो हमने 9 लिख लिया, 1 9 लिखा। यदि 2 पर बार लगा होता तो 2 9 लिखते। यदि मतलब उसका रूल ये है, उसूल, अगर एक डिजिट है उस पर अगर बार लिखा लगा हो तो 9 लिख देना। तो 9 से लगा दीजिए। 9 इसलिए लिख रहे हो शायद कि 0 से 9 के बाद में 10 में 2 डिजिट आए थे, तो एक डिजिट के लिए 9, ऐसा एक रूल है।
मान लो 2 अगर डिजिट के ऊपर बार है जैसे कि 25, तो वहां पर 2 9 लिखेंगे ऐसे। तो वो सेक्शन वाले को सर उसको मतलब सॉल्व करेंगे तो हाँ। डिवाइड तो नहीं करना है ना, तो ये आंसर रहेगा 521। 521 देखेंगे चलिए आप। हाँ, 3 पर बार लगे हैं तो 3 9 लिखेंगे। मतलब ये उसूल है उसका। अब ये इसके हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि 9 क्यों लिखते हैं, तो इसको अपन एक एज अ असाइनमेंट क्वेश्चन बाजू लिख देंगे। तो ये कैसा नॉलेज के वास्ते, अब जैसे ये नई चीज़ अपने को मालूम पड़ रही है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि इसके मतलब क्या बोलेंगे, इस बहाने से टेट के कुछ कुछ मतलब मैथमेटिकल नई चीज़ें सीखने में ये आ जा रही है। तो अब कैसा है कि 9 क्यों लिखते हैं ये सब हम देखेंगे उसका उसूल, और इसको मतलब ये वीडियो खत्म होने के बाद ही देखेंगे। तो एक अभी हमें क्या मान लेना है कि एक बार अगर है तो 1 9, 2 डिजिट पर है तो 2 9, और 3 है तो 3 9। अब इतने ऐसे कौन सी संख्या है जिस पर एक भी बार नहीं लगा, तो यहाँ पे तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं जिस पर एक भी बार लगा हो। तो कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसे ही ऐसे लिख देंगे, तो लास्ट में क्या आ जाएगा 7/9 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार से मैं इसको देखते हैं, यहाँ भी 0 दशमलव, यहाँ पर देखिए ऐसी संख्या पहले नंबर मैंने क्या बोला कि दशमलव के पहले जो संख्या उसको अलग रखें, तो कोई संख्या नहीं है तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद लगाते हैं हम बटे, और यहाँ कितनी संख्या है पूरी संख्या लिख देते हैं 3 5 2 4। क्लियर? और माइनस करते हैं वो संख्या जिस पर बार नहीं लगा। तो कितने पर बार नहीं लगा? 3 पर नहीं लगा, तो 3 हमने माइनस कर दिया। क्लियर है? इसके बाद बटे में जाते हैं, कितने अब इसको सॉल्व कर देगा तो उतना लिख देते हैं हम 0। संख्या पर बार नहीं लगा तो इस पर बार नहीं लगा तो उतना लिख देते हैं हम 0। और जिस पर बार नहीं है तो उस पर क्या लिख रहे हैं 0, और जिस पर बार है तो 9। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर देते हैं, या तो पहले कोई अंक नहीं, अगर ये आंसर आ गया 521 डिवाइड बाय, राइट आंसर है आपका, सही सर बराबर। आपका आगे का आया 99। लगाना पड़ेगा। हाँ ये 9 वैसे लिखती है 925, जो पूरी वैल्यू है पूरी लिखकर -9 जिस पर बार नहीं है, उसके बाद 9925 वाले का जिस पे 2 डिजिट के बार है, और आखिर वाला जिस पे बार नहीं है 0। है वो यहाँ आ गया, वाली 1 0 यहाँ आ गया, जिस पर बार लगा है वो यहाँ आ गया। ओके, और जिस पर बार लगा है वो यहाँ यहाँ तो पूरी संख्या आ गई, ठीक है ना, और जितने पर बार लगा नहीं लगा वो यहाँ माइनस हो जाएगी। क्लियर है? समझ में आ गया होगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है, पूरी संख्या लिखना है, जिस पर बार नहीं लगे उसको माइनस कर देना है, और बटे में जा करके यहाँ पर इसको 16 बटे 9 9 है, 4 दूनी 8, जो डिवाइड हो रहा है तो 458 डिवाइड बाय 455, 458 डिवाइड बाय 455, 4 दूनी 8। कैसे सॉल्व किए देखिए। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो आप डिवाइड कर दो, जैसे कि मान लीजिए कट रहा है तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, तो ये आ गया आंसर। कट रहा है तो अगर कट रहा है सर यदि वो डिवाइड हो तो अपने को करना है, हाँ और नहीं हो रहा है तो नहीं करना। हाँ, अगर फिर इसके आगे होता है क्या, पहले ये डिवाइड करने के बाद 4 दूनी 8, और हाँ ये 4 लिखकर फिर बाकी 18। अब नेक्स्ट है क्या, अलग टाइप का, यानी अगला टाइप हमारा है कुछ जी भिन्न भिन्न लिखे हुए। हाँ एक धन है वो। ऐसे भिन्न जो कि इबारत टाइप के होनी, यानी उसमें कुछ थ्योरी होगी और उसके थ्रू हमें उसको सॉल्व करना होता है। तो इस टाइप में हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि एक घन का 1/3 भाग उसके 1/4 से 12 अधिक है। एक मतलब कोई भी कीमत का 1/3 वाला हिस्सा,
उसके 1/4 वाले हिस्से से 12 गुना ज्यादा है, तो उस कीमत का 3/4 भाग वो फर्ज करना है। हाँ, तब क्या यहाँ पर x की वैल्यू ले लेंगे जो हमारे पास कीमत नहीं, मल्टीप्लाई 1/3। हाँ, धन है, धन कीमत, कीमत जैसा बोले ना। हाँ, अब ये आ गए यहाँ पर x की वैल्यू, x मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 9 प्लस अधिक है, तो कौन अधिक है? ये अधिक है, तो बराबर कर 12 अधिक है, उसके 1/4 12 ज्यादा है, तो 12 ज्यादा है के हिसाब से क्या लिख रहे हैं? करने के लिए हमें 112 जोड़ना पड़ेगा। क्लियर? एक धन का 1/3 भाग, ये रिपीट फिर से, एक धन का, एक कीमत का 1/3 भाग, तो कीमत नहीं मालूम तो x लिख दिया, x मल्टीप्लाई बाय 1/3, वो बराबर है, बराबर आगे लिखा हुआ है, बराबर है, तो उसके 1/4 भाग से, तो x के ही 1/4 भाग से 12 अधिक है यानी प्लस है, अधिक मतलब ज्यादा, तो ज्यादा कीमत का 3/4 मालूम करना है इसे, तो यहाँ तक का फॉर्मूला ऐसे बन गया, उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है, यानी a और प्लस 12 तब बराबर इतना। क्लियर है? यदि ये समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बस कुछ नहीं करना। तो x/3 इक्वल टू x/4 प्लस आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व? अब इसको डिनोमिनेटर इसमें नहीं था तो इसमें 1 रख देंगे 12 में, अभी x जो था 4 तो माइनस इधर हो गया, RHS से LHS में आ गए, हाँ, तो x - 3 x - 4 और ये 12, तो ये कितने बन गए? इसको कॉमन अगर ले लिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4x 3x, 4x - 3x डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 12, 3 चौक 12 का 12, तो अब यहाँ पर क्या आ गया, इधर से 4x में से 3x गया तो कितने हो गए? 1x बचा, तो 12 ज़रब 12 ये हो गया, और x बोले तो 1x मतलब x, तो x क्या हो गया? 12 ज़रब 12, तो वो हो गया 144 जी। अब 144 को 3/4 से भाग करना है, 144 x की कीमत आई, हाँ, x क्या था हमारे पास? कीमत, तो x ये निकल आ गया, तो अब 3/4 के हिसाब से धन का 3/4 मतलब x निकल गया धन, कीमत 144, तो उसका 44 से करेंगे तो क्या निकलेगा? जब तक सॉल्व कीजिए, 144 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो गया 108। इसकी ऑनलाइन से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरह से फ्रैक्शन के बेस पर ये वैल्यू, फ्रैक्शन मतलब उर्दू में क्या होगा? जैसा नहीं, कसर, कसर, हाँ, कसरे, कसर बोलते हैं सर उसको, कसर। कसर, तो इसे इस तरह समझते हैं। टाइप से यदि इबारती क्वेश्चन आते हैं तो उनको, और ये कौन सी पार्ट था? इबारती क्वेश्चन, इबारती क्वेश्चन। अब नेक्स्ट था कि किसी कक्षा में, किसी क्लास में 2/3 विद्यार्थी उपस्थित थे, ये लिखिए, तो किसी भी क्लास में 2/3 भाग इतने पार्ट के विद्यार्थी उपस्थित थे, प्रेजेंट थे, जिनकी संख्या कितनी थी? 40 थे टोटल। अगर कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां रहते हैं तो लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे, मतलब 3 का 2 पार्ट, 2/3 भाग, तो वो देखना पड़ेगा कि 2 में 2/3 भाग, स्टूडेंट प्रेजेंट थे, जिनकी संख्या
40। टोटल वो मिला के फिर 40। यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हो तो अब देखेंगे इसको x कंसिडर कर देंगे, x इसको जो हमें मालूम नहीं है कुल संख्या मल्टीप्लाई बाय 2/3 किसी कक्षा भी नहीं मालूम है, तो ये 40 के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया, ये कहाँ से आया? यदि मैं कहूँ कि 5 का 1/5 भाग क्या होगा, तो यही हम करते हैं वही करेंगे। तो x का 2/3 भाग बराबर किसके है, 40 के। संख्या में कितनी थी, 40, और भाग में कितना था, 2/3 भाग। तो ये बराबर कर दे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ कर देंगे 2 का 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो यहाँ आ गई विद्यार्थियों की कुल संख्या आ गई 60। तो मतलब कैसा है, 2/3 यानी कि 3 का दूसरा, तो 60 में से दूसरा मतलब 40 बराबर होगा 20-20 के हिसाब से। अब यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हो, मतलब 5वें का दूसरा हिस्सा, 5 में से दूसरा हिस्सा अगर लड़कियों का है, यानी 3 हिस्से। हाँ, तो टोटल संख्या लड़कियों तो की इसका 2/5 भाग क्या है, भाग देंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24, यानी लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां हैं 24। एक मिनट 12 पंजे कितने होते हैं, 12 तो 60 के हिसाब से 5 का दूसरा हिस्सा, 5 तो का 24, 12 दूनी 24। हाँ, और 24 के आगे अभी खत्म नहीं हुआ है। इस टाइप से यहाँ पे लड़कों की या लड़कियों हाँ, की, लड़कों की अगर लड़के पूछता कितने था तो 36, लड़के कितने अगर पूछता था 40 में से तो बचे बाकी 40। रिमेनिंग उस तरह। अब नेक्स्ट है, अब है नेक्स्ट भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग 1/14 प्राप्त हो। तो इसे कैसे करेंगे? 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए, भाग 4/7 ये लिख दिया गया, 2 बार क्यों लिखे? उसी संख्या में जोड़ा जाए। तो उसी भिन्न ये संख्या है, मतलब वही। इसका कौन सा भाग, तो माना 4/7 का x भाग, क्लियर, x भाग उसी में जोड़ा जाए, इसी में जोड़ दिया। तो अब इसमें क्या करें, है योगफल 1 सही 1/4। अब आप 14 और 1 15/14, तो यहाँ हम लिख सकते हैं पति। तो क्या प्राप्त होता है, योगफल 1 सही 1/14, यानी 14 एकम 14 और 1 तो पहले 15/14। कैलकुलेट कर लिया मैंने, 14 एकम 14, 14 प्लस 1 क्या हो गया 15, और 15/14 ये उसका बन रहा है। ये समझा है? इसको यहीं सॉल्व कर दिया मैंने। ये देखिए 14 जो है, रिपीट नहीं, ये वाला तो समझा है ना, एक बार यहाँ से रिपीट करते, कहाँ से करना है, यहाँ से। तो 4/7 कहाँ से लिया, क्वेश्चन में से, उसी में जोड़ा जाए मतलब वही लिखना है 4/7। कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए, तो उसका भाग मतलब उसका x हुआ, यानी भाग मतलब x मसावी है किसके, के योग क्या है 1/4। तब इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1/1 हो जाएगा, 1/1, तो 14 एक 14 ऊपर चला गया, और प्लस 1 तो 15 बन गया, और 15 जब वो आता है तो नीचे 14 उसका डिनोमिनेटर रहता है, इस तरह से। ये वाला ये करके बताइए एक बार। इसका रूल है, अगर हाँ। उसको 4/40 कि अगर उधर जरूरी हो क्रॉस। नीचे वालों की प्लस हो सेम जाएगी। हाँ, यहाँ पर लिख के बताइए उनको तो एक सही 1/14 प्राप्त है। अभी जवाब नहीं आया, ये कैलकुलेट किया है बस। ये समझा है ना आपको 1/14? हाँ, ये यहाँ पर लिखिए 1/14, जब तक लिखिए तो सही है। सर एक्सक्यूज मी, किस टाइप के क्वेश्चन है ये? ये कसरे है, कसरे फ्रैक्शन। मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से कौन सा भाग किसी इसमें जोड़ा जाए तो क्या आएगा, और 4 ऑप्शन दे देगा। तो फ्रैक्शन के क्वेश्चन है कसरों वाले। इसको एक मतलब ये इस पर बताए थे, ये जो 1 है, 1
1 बट्टे 14, तो ये 1/1, तो ये 1 का 14 ये इधर आ गया। हाँ, और ये +1 और ये 15, हाँ ये 14 ऐसा, ये वाला, ये 15/14 ऐसा आ गया। अब उसके बाद क्या है कि 4/7 जमा 4/7, तो ये क्या हो गया, इसको एक 4/7 वाला x की वैल्यू वाला था तो उसको 4x कर दिए इधर /7, और वो जो पहला था लेफ्ट LHS वाला वो RHS में आकर माइनस हो गया। तो अब क्या होगा इसके बाद, ये 15 - 8, 15 - 8, तो इसका भी कैसे हुआ ये, 15 में से 4 का कितने होते हैं, 11। तो अब इसको इन्होंने कैसे लिया देखना। हो जाएगी। तो यहाँ बचा 4x/7 बराबर, यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ 14 ही आएगा, एलसीएम लिया है 14, और यहाँ 15 माइनस यहाँ 7 दूनी 14, 4 दूनी 8। ये तो आपको पता ही होगा, 7 का भाग देंगे 14 में तो 2 बार जाएगा, और 2 का 4 में गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8। क्लियर। तो यहाँ 4x यानी 4x/7 इक्वल टू 16, 15 में से 8 जाएंगी तो यहाँ बचेंगे आपकी 7/14, यानी 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो यहाँ क्या आ गया आपका 1/2। अब इसका इस साइड इंटू कर दो, इसका इस साइड इंटू कर दो, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4x बराबर 7/2, और ये नीचे जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 4, तो x बराबर आ गया आपका 7/8। ये आपका आंसर। तो भिन्न क्या प्राप्त हो गया हमें, इसकी 7/8। ऑनलाइन से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये जो लिखना चाह रहे हैं ये सब लिख लीजिए। कहने का मतलब x के स्थान पर हम क्या लिखते हैं, x के स्थान पर देखो 4/7 प्लस x के स्थान पर क्या रखते हैं हम 7/8, तो 4/7 इंटू 7/8, तो बराबर हमें क्या प्राप्त होगा 15/14। अब इसको क्रॉस चेक करके देखा गया, जवाब ही आया है, और यहाँ पर x की वैल्यू पर अगर वो लिख दिया गया x की वैल्यू, तो 4/7 जमा 4/7 मल्टीप्लाई बाय 7/8 जो हमारा आंसर आया, तो उसके बराबर होगा। हाँ, ये क्रॉस चेक करने के लिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे फिर, हाँ ये तो लास्ट में ही मालूम पड़ेगा ना, ये x की जगह पे रखे हुए, ठीक नहीं है। क्रॉस चेक मतलब ये x की वैल्यू मिल गई, अब उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं वहीं पर रखकर पहली जगह पर, तो वो आ रहा है या नहीं, तो 15/14 ही होगा कैलकुलेट करने पर। हाँ, तो वो क्रॉस चेक में भी सही है। इस तरह से कैसे हुआ इसको सॉल्व इसको करेंगे। चाहो तो आप कर सकते हो, आपका आंसर वही है। कैसा, इसको कैंसिल कर दिया हमने, तो यहाँ 4 एकम 4, 4 दूनी 8 आ गया आपका, मतलब 4/7 प्लस 1/2 बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो 7 दूनी 14। क्लियर। अब 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 प्लस 2, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, कितना आ गया 7 दूनी 14, 15/14 आ गया ना आपका। ये क्रॉस चेक करने पर ये था फ्रैक्शन का। उसके बाद हमको लेना है कि डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। डिस्काउंट के क्वेश्चन भी आते हैं इसमें टेट में बहुत, कि डायरेक्ट फीसदी मालूम कीजिए, तो ये वाला क्वेश्चन दोनों चैप्टर की एक जो है तो प्रोडक्ट है, कुछ डिस्काउंट देता है, वो डिस्काउंट में देता है, लेकिन डिस्काउंट देने के बाद भी उसको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होता है, डिस्काउंट हमको देता है वही कहलाता। अब ये सवाल है कि एक वस्तु, एक प्रोडक्ट है जिसकी अंकित मूल्य, उसकी मतलब प्रोडक्ट की कीमत क्या है 1000 रुपये, जो 10%, 5% और 20% के बट्टे मतलब डिस्काउंट पर उपलब्ध है, अवेलेबल है। सामान का विक्रय मूल्य मालूम कीजिए, फरोख्त कीमत क्या होगी 10% पर अगर है तो 10%, 5%, तो अब 10% तो 1000 का आसान है कि उसमें से 100 रुपये 10% और 5% यानी 50। तो अब यहाँ पर हम इसको रखकर देखेंगे कि हमारा सही आ रहा है क्या। तो उसका आपको फॉर्मूला लिखना है, MRP = अंकित मूल्य के बराबर है, जो कि क्या है 1000
और मल्टीप्लाई, तो अब कितने कम है 10% मतलब तो पहले हम इसको 10% डिस्काउंट दें, तो डिस्काउंट का मतलब वो हानि से मतलब समझ लें, मतलब जैसा नुकसान में हम रखते थे प्रॉफिट लॉस, तो 100 में से 10 कम करना है, 5% मतलब 100 में से 5 कम 95, और 20 कम रहे तो 80, तो ऐसे रखेंगे। तो यहाँ पर हमने रखा 90, और अब इसको जो 5% वाला और 20% वाला था ये सब रखा, तीनों पे करने पर यहाँ पर हमारे पास में ये जीरो वाला कट करेंगे पहले, ये 2 जीरो और 1000 के 2 जीरो कट गए यहाँ से, उसके बाद ये 1 जीरो और 90 का 1 जीरो कटा, और बाद में 100 में से 1 जीरो इधर का और 1 जीरो इधर का, हाँ, और एक 80 में से जीरो। तो इस तरह से इसको सॉल्व हो, एक बार और देखेंगे इसमें कितने होगी 20% की हानि, तो वही कर दिया हमने, 100 से कम लिखते जाना है उसको। अब इसको हम काट देंगे 2 जीरो से, 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से एक ये जीरो, एक ये जीरो, और एक जीरो से ये कैंसिल, क्लियर। अब इसको 5 से काट दो, 5 दूनी 10, इसको 19 पर 95। इसके बाद यहाँ पे और कुछ कट रहा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। इसके बाद इसमें इसका इंटू कर दो, तो 9 चौको 36, 36 गुणे 19, तो ये हो जाएगा 70 और 3 84 रुपए। तो ये क्या आ गया आपका उसका विक्रय मूल्य। नहीं कितने में बिकेंगे, मतलब पैसे एक प्रोडक्ट है 1000 रुपए की, 10%, 5%, 20% के हिसाब से वो बिक रही है, तो मतलब इसका ओवरऑल टोटल निकालना है 10%, 20%, 25, तो ऐसा नहीं होगा कि 35% आएगा, उसको अलग अलग ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक में रखा 90/100, एक में 95/100, और एक में 80/100, तो अब 36 जो उसका आया डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 19, ये करने पर 19 ऊपर मिला था, इसमें अलग से कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये जो है तो 324 मल्टीप्लाई बाय 36, ये कैलकुलेशन एक बार फिर से और देख तो लेंगे। 9 चौको 36, 36 गुणे 19, तो ये हो जाएगा 9 छक्का 54 की 4, असली 5, और 9 9 की 27, 27 और 5 कितना हो गया आपका 32, तो 32 लिख दिया बटे 6 और 3, इसको आपने ऐड कर दी 4 6 2 8 3 684 रुपए। तो ये क्या आ गया आपका उसका विक्रय मूल्य, यानी इतने में उसमें, लेकिन इसका होगा विक्रय मूल्य, और जो लिए क्रय मूल्य है, क्लियर। जो जी बेच रहा है इसके लिए विक्रय मूल्य है, और जो खरीद रहा है उसके लिए क्रय मूल्य है, क्लियर। मूल्य 1500। अब ये है 20%, 25%, 10% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य 1500 वाली वस्तु, एक चीज है, ऐसी चीज या ऐसा सामान जो 1500 रुपये की कीमत की है, तो उस पर 10%, 25% और 20% का, तो अभी हमें वैसे ही उसका विक्रय मूल्य फरोख्त कीमत मालूम करनी है, तो हमने जैसे पहले लिखा था वैसे लिख देंगे कि 1500 मल्टीप्लाई बाय 80, 20 का 75 और 90, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 810, सॉल्व हो गया। आगे का क्वेश्चन देखेंगे अब, किसी वस्तु का, किसी भी सामान का अंकित मूल्य 600 है, और जब बेचते हैं तो 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है, आपने 20% दे दिया तो उसके बाद भी आपको 20% प्रॉफिट हो रहा है। वस्तु का क्रय मूल्य मालूम कीजिए, खरीद कीमत अब मालूम करना है, उसमें फरोख्त कीमत की, तो 600 है और एक जगह पे 80 और एक में 120 लिखेंगे, जहाँ पर फायदा है 20% फायदा है। तो अब इसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 जीरो कट गए, और जो है तो ये 48 कैसे आया, 6 8 हाँ 48 और उसका जीरो, तो ये 120% के हिसाब से मतलब क्या हो रहा है 20% पर 480 में बिक रही है। अब खरीद कीमत निकालना है कि 480 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसमें से हमको क्या मालूम करना था खरीद कीमत, ये 2 जीरो कट गए, 12 चौक 48, 48 के हिसाब से 400 रुपये की कीमत की थी, और 400 में अगर 20% करे तो जो कि 40 रुपये, यानी कि 80 रुपये उसमें बढ़ाना है, तो 80 रुपये के हिसाब से, और वो बेचा कितने में है 600 रुपये में, तो टोटल मतलब 400 रुपये, वो 40% का मार्जिन अपन पकड़ सकते हैं, एक प्रोडक्ट पर 40% का मार्जिन, इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक मेज का सूची मूल्य, एक मेज है उसका एक बोलने वाली कीमत जो है तो 800 रुपये,
लेकिन डिस्काउंट देने पर 25% उसको छूट पर बेचने पर भी 20% का लाभ होता है। मतलब अब क्या मार्जिन है, 45%। तो अब उसका खरीद कीमत मालूम करना है। खरीद कीमत 800 का मतलब डायरेक्ट 45% कितना आ रहा है वो जी? 800 का 10% 80 और 800 कितने हो रहे हैं? 800 के 4 अट्ठे 32, तो 32 और उसमें चार चार मिलाना है 450 तो 36, 360 ऐसा। तो अभी इसको देखेंगे कैलकुलेट करके। एक मिनट, यहाँ पर ये 800 रुपये हो गया, ये 75 25% के हिसाब से, और ये जो है तो मतलब ये क्या हो गया, ये खरीदने पर 500। हाँ, तो ऐसे कैलकुलेशन में डायरेक्ट में ऐसा रॉन्ग हो सकता है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से इसको एक बार देखेंगे कि 75 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम कि 800 गुणे 75/100 तो 120। अब इसको आप काट दो, डबल जीरो कैंसिल, और यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12, 30 आ गया, 2 से काट दो, 15 आ गया, 15 दूनी 30, 15 अपना 75। तो 1% बराबर कितना आ गया, 5। लेकिन हमें क्या चाहिए, क्रय मूल मतलब हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो आ गया आपका 500। ये आ गया आपका खरीद कीमत क्या हो रही है, 500। 25% अब मतलब अलग अलग करके देखेंगे। अब 500 रुपये है तो इस पर कितने मिलते हैं, 20% का फायदा अगर 25 से बिकता है तो 500 का 20% कितना हो रहा है, 100 रुपये, तो ये 600। या फिर पहले 25, तो इसमें मतलब कैसे मिक्स करने पर ये प्रॉब्लम हो सकता है। अभी 500 का अगर डायरेक्ट 25% निकाले तो क्या होगा, 150। 150 नहीं, 125 रुपये ऐसा कुछ। तो अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन वो फॉर्मूले में रखने पर, मतलब ओरल निकालने पर आप ऐसा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से फॉर्मूले में जो लिखेंगे ना, जैसे हम पहले हमेशा से करते आए कि 25% जब भी डिस्काउंट आया तो डिस्काउंट में हम क्या रखते हैं, नुकसान होता है तो हम उसको 100 से कम वैल्यू में लेते हैं। तो वैसा 75/100 तो ये बराबर आएगा, और बेचने पर कितना, 20% का लाभ, तो मतलब बराबर है वो 120%। 120%, तो उसका 1% निकालने पर क्या किया, 800 डिवाइड बाय 120% लिखा, और 75/100। तो इसको कैलकुलेट करने पर 500 रुपये उसकी खरीद कीमत आ गई। क्योंकि इसमें सूची मूल्य दिया हुआ था, हम डायरेक्ट 800 पे नहीं आ सकते थे। सूची मूल्य मतलब एक एक लमसम एक वैल्यू रख दी गई कि 800 रुपये की, और बाद में उसको 25% डिस्काउंट पर बेचे। तो 800 का 25% मतलब कम करने पर 25% कम हुआ, 80, और 80 कितने होते हैं, 80 8 दूनी 16 और 4 तो 200 रुपये कम हुआ, 600। और 600 पर 20% मतलब 500 खरीद कीमत से। उल्टा जब जाएंगे ना हम, जैसे एक चीज़ है 800 रुपये की, 800 रुपये की चीज़ को आपने डायरेक्ट जो है तो 25% डिस्काउंट से बेचा, तो उसका 10% उसको कैसे निकालेंगे, 25%, 10% कितना होता है 800 का, 80, 8 दूनी 16 और 5% बोले तो 40, तो ये 200 हो गए, मतलब 600 रुपये में उसको बिकी। तो आपको फिर भी 20% डिस्काउंट फायदा हुआ, तो यानी आपने कितने में खरीदा था, 500 में, 500 का 20% 100 रुपये। तो इस तरह से उल्टा जाने था। लेकिन ओरल में क्या है कि आप कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकता है। पहले वाले केस में हमने क्या किया था, 800 को डायरेक्ट 45 से कम कर दिया था। उसको स्टेप बाय स्टेप भी आप कम करके देख सकते हैं। यानी 800 पहले 25% कम कर लीजिए, 600 निकला, 600 का फिर 20% कम कीजिए। एक साथ 45 कम करने में क्या होगा, जैसा मिसाल के तौर पे 800 का 50%, तो 50 बोले तो 400 डायरेक्ट आ जाएंगे। तो डायरेक्ट निकालने में ये नुकसान है, डायरेक्ट 400। और 45 निकाल के देखिए तो वैसे मतलब इस केस में लग जाएंगे वैसे 50 मतलब 400 और 45
मतलब दूसरी ट्रिक से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही 360 जो हमारा कैलकुलेशन गया था, तो 360 डिस्काउंट था, तो डायरेक्ट लगाने पर ऐसा कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप में भी एक तो जा सकते हैं आप, और सही सीक्वेंस ये है कि फॉर्मूले में रख देना उसको। अब ये वाला निकाल के देखिए, कोई वस्तु कोई भी प्रोडक्ट अगर है आंकिक मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपए में बेची गई, 20% उन्होंने क्या किया, डिस्काउंट दिया, तो 24 में बेची, तो वस्तु का अंकित मूल्य मालूम कीजिए कि कितने रुपए की थी एक्चुअली। तो अब 24 का 20% कीजिए, 2.4 2.4 तो 4.8, तो 4 रुपये 80 पैसे उस पर पड़े अगर, तो 20% ये जा रहा है। ऐसा भी हम ओरल लगाकर देखते जा रहे हैं सब में। अब हम देखेंगे इसको सीक्वेंस में रखकर, ये x की वैल्यू है हमारे पास, x मालूम नहीं था कि x की वैल्यू क्या थी। अब 20% छूट बोले तो 80 डिवाइडेड बाय 100, अभी 24 है, तो 24 के हिसाब से 24, और यहाँ पर ये 8 या 24, ये कट गया और 0 0 इधर से, तो ये 10, तो 30 रुपये। अभी क्या हो रहा था, डायरेक्ट 24 का 20% लेने पर क्या आ गया था, उसमें सिर्फ 4 रुपये 80 पैसे बढ़ रहे थे। डायरेक्ट अगर आप 20% निकालेंगे तो ऐसे ओरल में गलत हो सकता है। हाँ, तो उस हिसाब से उसको ऐसे सॉल्व करना है। मतलब 30 रुपए थी वो, अब 30 रुपए से जब हम वापस आएंगे, तो अब ये वापस आने में रिटर्न में देखिए जब आंसर आ जाता है ना, तो फिर आप ओरल क्रॉस कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो जब सही बैठेंगे। मिसाल के तौर पे अब 30 आ गया, अब 30 का 10% मतलब 3 रुपये, और 20% मतलब 6 रुपये, तो 30 माइनस 6 24, वो वैल्यू से वापस आने में कैलकुलेशन ओरल सही बैठ सकता है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए आपको कैलकुलेट ऐसे ही करना रहेगा। अब नेक्स्ट है, एक प्रोडक्ट है जिसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, मतलब खरीद कीमत से 20% बढ़ाकर रखा गया। मतलब खरीद कीमत से 20%, जैसे कि अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो 20% यानी 120 रुपये उसका रेट बताया गया, 20% बढ़ाकर। यदि उससे 25% की छूट पर बेचा जाए, मतलब नुकसान में बेच रहे, तो नुकसान ही हो रहा है ना ज्यादातर। तो अभी पूछ रहा है कि नुकसान होगा कि हानि, कितने का होगा वो बता रहा है। तो मतलब 120, जैसे 100 रुपए की चीज है, आप 20% बढ़ा के बेच रहे हैं यानी 120 में, अब 25 से देंगे मतलब 95 में बेच रहे हैं, तो 5% का लॉस हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसको कैसे, ये ओवरऑल हमने पहले कैलकुलेट किया, अब हम देखेंगे अंकित मूल्य। अब हमारे पास क्या, खरीद कीमत 100 माने, इन्होंने भी 100 ही माना है, 25 120, अब ये क्या है 75 क्या लिया है, उसमें से जो हम कम करते हैं 25% छूट, राइट। तो अब इसमें इसको जब कैलकुलेट किया गया तो ये क्या गया 90, तो हमारा कहा जा रहा था कैलकुलेशन 95 पर, तो एक्यूरेट 10% हानि से। एक बार इसे फिर देखेंगे क्या हो जाएगा, क्योंकि अंकित मूल्य क्या है, क्रय मूल्य का 20% एक्स्ट्रा, तो हो जाएगा 120। क्लियर। तो यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए अंकित मूल्य को, तो अंकित मूल्य पर क्या कर दें हम, 25% छूट यानी 75/100 कर दें। अच्छा डायरेक्ट 25% डायरेक्ट कम लिए, एक में 20 ज्यादा हो गया, ऐसा उन्होंने 95 नहीं करे। हाँ डायरेक्ट उसको, हाँ अपन ने 25 डायरेक्ट माइनस कर 120 में